Hello, I Shahnawaz welcomes you in this video lecture, and in this lecture we are continuing motion in straight line, and in this part 3 video lecture we are going to discuss about position and frame of reference. Position and frame of reference. So it's a very important lecture and very interesting lecture. So watch it very sincerely. Surely you will enjoy a lot and learn a lot. बात हो रही है यहाँ पर पोजीशन की। यस, पोजीशन की। पोजीशन बेसिकली होती क्या है? अगर कोई बॉडी कहीं पर प्लेस्ड है तो हम उसकी पोजीशन की बात करते हैं। तो एक्चुअल में पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी बॉडी की लोकेशन को डिफाइन करती है। यस, हम किसी बॉडी की अगर लोकेशन को डिफाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस लोकेशन को हम बोल रहे हैं उस बॉडी की पोजीशन। अब लोकेशन को डिफाइन कैसे किया जाए? अगर हमने कहा कि हम बॉडी की लोकेशन को डिफाइन कर रहे हैं तो हम लोकेशन को डिफाइन किस तरह से करेंगे? तो हम लोकेशन को डिफाइन करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की मदद से, कोऑर्डिनेट्स की मदद से, कुछ नंबर्स की मदद से। और वो नंबर्स जो होते हैं बेसिकली किसी पर्टिकुलर बॉडी की पोजीशन को किसी एक्सिस के रेफरेंस में शो करते हैं। तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी बॉडी की लोकेशन को डिफाइन कर रहे हैं तो वो लोकेशन एक्चुअल में उस बॉडी की पोजीशन को डिफाइन कर रही है, और लोकेशन जो है उस लोकेशन को हम डिफाइन करते हैं कोऑर्डिनेट्स की मदद से। अब ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। बेसिकली हम लोग एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में रह रहे हैं। अभी हमारा सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अगर हम इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को डिफाइन करना चाहें तो हम इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को इन 3 डायमेंशनल एक्सिस से डिफाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 3 एक्सिस सिस्टम आपको नज़र आ रहा है। एक एक्सिस ये वाला है, दिस इज़ द फर्स्ट एक्सिस। एक दूसरा एक्सिस है, ठीक है, दिस इज़ द सेकंड एक्सिस। और एक थर्ड एक्सिस है, दिस इज़ द थर्ड एक्सिस। ये 3 एक्सिस हैं यहाँ पर। अब इन 3 एक्सिस की अगर हम लोग बात करें तो ये एक्सिस है, सपोज इस एक्सिस को हमने कहा दिस इज़ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। इस एक्सिस को हमने कहा दिस इज़ वाई एक्सिस, और इस एक्सिस को कहा दिस इज़ जेड एक्सिस। इट मीन्स कि हमने तीनों एक्सिस के नॉमिनेशन कर दिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये 3 एक्सिस बेसिकली हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं। तो सपोज कोई बॉडी है, कोई पार्टिकल है, वो इस पोजीशन पर लाई कर रहा है। आपको अभी एक पोजीशन यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। अब इस पोजीशन को आप डिफाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस पोजीशन को आप डिफाइन कर सकते हैं इसकी लोकेशन से। और मैंने कहा कि लोकेशन को डिफाइन किया जाएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से। ये कोऑर्डिनेट्स बेसिकली होंगे क्या? तो ये कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, ये जो आपको एक्स वाई जेड जो ब्रैकेट में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये एक्स वाई जेड ही क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट होते हैं। ये एक्स वाई जेड बेसिकली कुछ नंबर्स होते हैं। और ये नंबर्स क्या होते हैं? अगर मैं बात करूँ एक्स की तो यहाँ पर एक्स क्या डिफाइन कर रहा है? यहाँ पर एक्स डिफाइन कर रहा है इस बॉडी की पोजीशन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। इस बॉडी की पोजीशन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अगर हम बात करें वाई की तो ये स्मॉल वाई ब्रैकेट में क्या डिफाइन कर रहा है? ये डिफाइन कर रहा है इस बॉडी की पोजीशन को विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। और अगर मैं बात करूँ इस जेड की तो जेड डिफाइन कर रहा है इस बॉडी की पोजीशन को, इस बॉडी की लोकेशन को विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। यस, विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। सो किस तरह से डिफाइन कर रहा है? तो देखिए, डिफाइन करने का तरीका भी बड़ा आसान होता है। सपोज ये बॉडी यहाँ पर लाई कर रही है। अब ये बॉडी यहाँ पर जब लाई कर रही है तो यहाँ पर हम इसकी पोजीशन को, इसकी लोकेशन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हैं। तो क्या किया हमने? इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। एक परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया तो डेफिनेटली ये परपेंडिकुलर जो है इस बॉडी के प्रोजेक्शन को शो कर रहा है इस एक्स वाई प्लेन में। इस एक्स वाई प्लेन में इसकी प्रोजेक्शन को शो कर रहा है। अब क्या किया? इस पॉइंट की लोकेशन, ये पॉइंट एक्चुअल में किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है इस बॉडी को, इस बॉडी को। इस बॉडी को मैंने कह दिया सपोज ए, और इस पॉइंट को मैंने कह दिया बी। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर पॉइंट ए के का प्रोजेक्शन पॉइंट बी है इस एक्स वाई प्लेन में। ये जो एक्स वाई प्लेन है, सपोज यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है तो दिस इज एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, इन दोनों के बीच का जो प्लेन है
वो प्लेन है एक्स वाई प्लेन। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पॉइंट है ये बेसिकली इस ऑब्जेक्ट ए को डिफाइन कर रहा है। तो ये पॉइंट का जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस अगर हमें देखना है तो इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा और ये एक्स एक्सिस को जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगा उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो भी नंबर होगा एक्स एक्सिस का वो वैल्यू हो जाएगी एक्स की। इसी तरह से इस पॉइंट से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पर तो वाई एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर जहाँ पर भी इसे इंटरसेक्ट करेगा वाई एक्सिस की वो लोकेशन, वो पोजीशन, वो वैल्यू हो जाएगी वाई कोऑर्डिनेट की। और इसी तरह से ये वाला जो आपका ओरिजिनल पॉइंट है ये जब z एक्सिस पर इंटरसेक्ट किया जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर z एक्सिस से सस्पेंड किया जाएगा एक परपेंडिकुलर, तो z एक्सिस पर ये जहाँ पर भी ड्रॉप होगा, जिस पोजीशन पर, जिस लोकेशन पर, जिस वैल्यू पर ये ड्रॉप होगा वो वैल्यू कहलाएगी यहाँ पर z की। तो इस तरह से हमें इस बॉडी की पोजीशन x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिल जाती है। और यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी x y z की ये वैल्यू कहलाती है कोऑर्डिनेट्स, ये वैल्यू कहलाती है कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पोजीशन ऑफ दिस लोकेशन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पोजीशन ऑफ दिस लोकेशन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ किया है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यहाँ पर इम्पॉर्टेंटली ये जो नंबर्स हैं ये नंबर्स डिफाइन होते हैं बेसिकली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें कि ये जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, ये पॉइंट कहलाता है ओरिजिन, ये पॉइंट कहलाता है ओरिजिन, ओरिजिन, ओरिजिन। और ये जो मीटिंग पॉइंट है, ये जो मीटिंग पॉइंट है यही होता है बेसिकली रेफरेंस पॉइंट, ये होता है रेफरेंस पॉइंट। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब सबसे ख़ास बात कि ये जो तीनों एक्सिस होते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इट मीन्स कि आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल अगर देखेंगे तो वो भी 90 डिग्री होगा, अगर आप वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का एंगल देखेंगे तो वो भी 90 डिग्री होगा, और अगर आप जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल देखेंगे तो वो भी 90 डिग्री होगा। इसीलिए हम इन तीनों एक्सिस को म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस भी कहते हैं, इन्हें म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस भी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने का, एक्स वाई जेड कैलकुलेट करने का, वो हमने आपको अभी बताया। अब क्योंकि यहाँ पर आप ये जो कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर रहे हैं ये बेसिकली परपेंडिकुलर ड्रॉ करके कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर प्लेन में कर रहे हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये कहलाता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर इसी बॉडी की पोजीशन को हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर कैलकुलेट ना करते हुए एंगल्स की मदद से करते हैं कि इस बॉडी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कितने एंगल पर है, वाई एक्सिस से कितने एंगल पर है, जेड एक्सिस से कितने एंगल पर हैं, अगर आप एंगल्स की बात करते तो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता इसे कहा जाता स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए पोजीशन यहाँ पर भी डिफाइन हो रही है, लोकेशन यहाँ पर भी डिफाइन हो रही है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स को जो कैलकुलेट करने का तरीका है अब वो एंगल्स के फॉर्म में उसे कैलकुलेट किया जा रहा है, इसीलिए हम उसे कहते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो बेसिकली 2 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पॉसिबल होते हैं एनवायरनमेंट में, स्पेस में, किसी बॉडी की लोकेशन या उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए। और किसी भी बॉडी की जो पोजीशन डिफाइन की जाती है इसके कोऑर्डिनेट की मदद से, इसके कोऑर्डिनेट्स की मदद से, ये हमेशा डिफाइन होती है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही इसे डिफाइन किया जाता है। क्योंकि आप याद रखें हमने क्या कहा कि जब हमने इसकी पोजीशन को डिफाइन किया तब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और इस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर जो इंटरसेक्टिंग पोजीशन थी उनकी वैल्यू को कैलकुलेट किया। तो सपोज़ ये वैल्यू आई यहाँ पर, सपोज़ 10 आई, तो ये 10 आपने कैसे कैलकुलेट किया, क्योंकि ये जो आपका रेफरेंस पॉइंट था, ओरिजिन था, इसकी वैल्यू 0 थी। इस 0 से आपने देखा कि इसकी लेंथ जो है वो 10 है,
इसी तरह से सपोज z पर आपने कैलकुलेट किया तो z पे सपोज इसने इंटरसेक्ट किया 15 पोजीशन पर, इसकी वैल्यू 15 है। तो ये 15 कैसे आया, क्योंकि आपने इसको रेफरेंस से कैलकुलेट किया है 15, ओरिजिन से कैलकुलेट किया है 15। सिमिलरली फॉर द वाई एक्सिस सपोज यहाँ पर वैल्यू आई है 12, तो डेफिनेटली यहाँ पर 12 वैल्यू कैसे आई, क्योंकि इस 12 वैल्यू को आप रेफरेंस से या ओरिजिन से कैलकुलेट कर रहे हैं, और रेफरेंस ओरिजिन की वैल्यू कितनी है 0 0 0। तो डेफिनेटली यहाँ पर जब भी हम किसी बॉडी की पोजीशन को डिफाइन करेंगे तो वो जो पोजीशन होगी वो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन या रेफरेंस एक्सिस ही डिफाइन की जाएगी। इट मीन्स कि हम सिंपली कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी की पोजीशन, लोकेशन या कोऑर्डिनेट्स हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन किए जाते हैं। सो वी position of any object defined by its location and we need a reference point to measure the position of particle। हम कह चुके हैं, समझा चुके हैं इसको बहुत अच्छे से। and x y z coordinate system used to describe the position of a point with respect to origin in space। अब सपोज कोई बॉडी मूविंग कंडीशन में है, बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मोशन कर रही है। किस तरह से कि सपोज थोड़ी देर पहले बॉडी यहाँ पर थी, फिर बॉडी कुछ देर बाद मोशन कर कर यहाँ पर आ गई, इस पॉइंट ए से मोशन करती हुई पॉइंट बी पर आ गई। तो डेफिनेटली इस पॉइंट बी की भी पोजीशन को डिफाइन किया जाना है। इस पोजीशन पर पॉइंट बी को डिफाइन किया जाएगा किस तरह से, आप यहाँ के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करेंगे। कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल वही होगा। तो सपोज हमने यहाँ पर अब जो कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किए वो कोऑर्डिनेट हैं एक्स डैश, वाई डैश एंड जेड डैश। यस, बॉडी पोजीशन ए पर थी, सपोज ए से वो मोशन करती हुई कहाँ पर आ गई, पोजीशन बी पर आ गई। इस पोजीशन बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं सपोज एक्स डैश, वाई डैश एंड जेड डैश हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हमने डिफाइन किया कि बॉडी ए से बी पोजीशन पर आ गई और यहाँ पर हमने उसकी लोकेशन भी डिफाइन कर दी। अगर ऐसा होता कि हम इस बॉडी की जो लोकेशन में चेंजेस हो रहे हैं, इस बॉडी की लोकेशन में जो चेंजेस हो रहे हैं ए से बी की तरफ, इस लोकेशन चेंजेस में हमें ये डिफाइन हो रहा है कि बॉडी मोशन कर रही है, क्योंकि बॉडी के कोऑर्डिनेट्स बदल रहे हैं, बॉडी के कोऑर्डिनेट्स बदल रहे हैं, इट मीन्स कि बॉडी मोशन कर रही है। और अगर इन कोऑर्डिनेट्स के में होने वाले चेंजेस को, इन कोऑर्डिनेट्स में होने वाले चेंजेस को अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कैलकुलेट करें, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कैलकुलेट करें कि ये जो लोकेशन में चेंजेस हुए हैं, ये जो कोऑर्डिनेट्स में चेंजेस हुए हैं, इसके लिए कितना टाइम लगा, इसके लिए कितना टाइम लगा, तो डेफिनेटली ये पूरा जो सिस्टम होगा, जब हम कोऑर्डिनेट्स के साथ में टाइम की बात भी करेंगे तो ये कहलाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये कहलाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो डेफिनेटली कोऑर्डिनेट सिस्टम अलॉन्ग विद द क्लॉक, coordinate system along with the clock is called frame of reference। coordinate system along with the clock is called frame of reference, and selection of frame of reference is the first and very important step towards the quantitative analysis of the motion of particle in space। yes, अगर आप किसी पार्टिकल के मोशन का एनालिसिस कर रहे हैं स्पेस में, जिस तरह से अभी हमने आपको बताया कि पार्टिकल ने अपनी पोजीशन को चेंज किया बाय चेंजिंग इट्स रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स, तो अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं किसी बॉडी की मोशन का, किसी बॉडी में होने वाले मोशन का, डेफिनेटली उस वक्त आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सिलेक्शन ज़रूरी होगा। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सिलेक्शन से मतलब क्या है वो हम अभी आपको बताएंगे, क्योंकि देखिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है, बॉडी अगर चेंजेस, बॉडी में अगर चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी के कोऑर्डिनेट्स में अगर चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी अगर मोशन कर रही है, तो मोशन किस रिस्पेक्ट में मेज़र किया जा रहा है, किस रिस्पेक्ट में मेज़र किया जा रहा है, वो रिस्पेक्ट ही बेसिकली डिफाइन करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए हम बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स की। पहला टाइप होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सेकंड टाइप है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखिए क्या होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें, सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस द वन इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फॉलोड इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ फॉलो किया जाएगा, मतलब वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें
आप एक्चुअल में क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, बॉडी के मोशन को कैलकुलेट कर रहे हैं, और उस बॉडी के मोशन में अगर न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, या मैं ऐसा कहूँ कि वो बॉडी का मोशन न्यूटन्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो डेफिनेटली वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ पैसेंजर्स हैं जो बस में बैठे हुए हैं, कुछ खड़े हुए हैं, और एक पर्सन जो है वो बाहर की तरफ खड़ा हुआ है। सपोज़ ये बस जो है वो मोशन में है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और सपोज़ इस बस में जो पैसेंजर्स हैं वो तो अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, लेकिन सपोज़ कोई बॉल है, वो बॉल सिंपली रखी हुई है, तो डेफिनेटली क्या होगा, हमने मोशंस के लॉ पढ़े हुए हैं, न्यूटन्स के मोशंस के लॉ पढ़े हुए हैं, हमने 3 लॉस देखे हैं, हमने इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया भी हमने देखा है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि आप किसी भी बॉडी की पोजीशन में तब तक चेंजेस नहीं कर सकते जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करें, और डेफिनेटली हर पोजीशन जो होगी वो अपने में होने वाले चेंजेस का अपोज करती है, और यही इनर्शिया होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो बॉल होगी, ये बॉल सपोज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के तहत जो है, अगर बस इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो बॉल का मोशन इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ड्यू टू द इनर्शिया। सो यहाँ पर सपोज ये जो पर्सन है, ये पर्सन इस बॉल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये पर्सन भी हैं सपोज इस पूरी बस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन क्योंकि बस के साथ में ही मोशन कर रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर पे, ठीक है, ये सारे के सारे पैसेंजर्स इस बस में बैठे हुए हैं, और बस जिस स्पीड से चल रही है, जिस वेलोसिटी से चल रही है, वही सारी वेलोसिटी किसकी होगी, इन सारे पैसेंजर्स की भी होगी। बट ये जो बॉल जब अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करती है, तो इन पैसेंजर्स को ऐसा लगेगा कि ये बॉल सपोज 5 किलोमीटर पर आवर पर मोशन कर रही है, लेकिन वहीं ये बाहर जो पर्सन खड़े हैं, इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि ये बॉल जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर पर मोशन कर रही है। अब ये अलग अलग समझ कैसी हुई, बॉल का मोशन तो अपना एक फिक्स होगा जिस भी पर्टिकुलर स्पीड से वो मोशन कर रही होगी, लेकिन ये अलग अलग रेफरेंस कैसा हो गया, इन्होंने कुछ और सोचा और इन्होंने कुछ और एज्यूम किया। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग था और इन बालिका का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग था। और इनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग क्यों है, क्योंकि इन दोनों ऑब्जर्वर की पोजीशन अलग अलग है, इन दोनों ऑब्जर्वर की लोकेशन अलग अलग है, इन दोनों ऑब्जर्वर की मोशन की वैल्यू अलग अलग है। इनमें से एक ऑब्जर्वर रेस्ट में है विथ रिस्पेक्ट टू दिस बस, और ये जो पर्सन है, ये पर्सन इस बस में ही बैठे हुए मोशन कर रहे हैं। सो आई होप कि आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ रहा होगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नथिंग, इट इज़ जस्ट द ऑब्जर्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एनी पोजीशन। अगर आप किसी बॉडी के मोशन का एनालिसिस कर रहे हैं किसी पोजीशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो डेफिनेटली आप एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को फॉलो कर रहे हैं। सो इसी तरह से जब हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअल में ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हम बात कर रहे हैं जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो कर रही है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फॉलो कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच कंटेन्स अ पैसेंजर सिटिंग इन अ कार। सपोज कुछ पैसेंजर हैं या कोई पैसेंजर है जो कार में बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये कार या तो रेस्ट में है या फिर मोशन में है, ये कार या तो रेस्ट में है या मोशन में, मे बी पॉसिबल, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। और अगर ये मोशन में है तो कैसे है, कांस्टेंट वेलोसिटी में है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है। स्ट्रेट लाइन में चलने का मतलब क्या है, इस कार की ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, ना ओरिएंटेशन इसका चेंज हो रहा है, और इसकी वेलोसिटी भी क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है, मतलब इसमें एक्सेलरेशन क्या है, पूरी तरह से ज़ीरो है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये शो कर रहा है कि बॉडी अपने में होने वाले चेंजेस का अपोज कर रही है, बॉडी जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहती है। तो ये क्या हो गया, एक तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया कि यहाँ पर जो बॉडी है वो न्यूटन्स लॉ को फॉलो कर रही है, तो डेफिनेटली ये काउंट होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंडर में। इसी तरह से अगर कोई ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर किया जा रहा है जिसमें बॉडी का मोशन न्यूटन्स मोशंस लॉ को फॉलो नहीं करता, द वन इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज नॉट फॉलोड इज कॉल्ड द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यस, आप देख सकते हैं
A frame of reference which contains a passenger sitting in a car moving with a variable velocity is an example of non-inertial frame of reference. आप देख सकते हैं कि सपोज कोई कार में कुछ पैसेंजर्स बैठे हुए हैं और ये जो कार है ये रैंडमली मोशन कर रही है, इसकी डायरेक्शंस हर बार बदल रही है और इसकी वेलोसिटी भी हर बार बदल रही है, ठीक है, इसकी स्पीड भी हर बार बदल रही है। इट मीन्स कि बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फ़िलहाल बॉडी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का अपोज कर रही है और इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बॉडी अपने में होने वाले चेंजेस का अपोज नहीं कर रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो नहीं करती हुई हमें नज़र आ रही है और इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस केस में जो मोशन का एनालिसिस होगा, मतलब हम इस बॉडी के मोशन को जब मेज़र कर रहे होंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डेफिनेटली वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो कहलाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसिडरेशन। तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट एंड मोशन कैसे हैं? एक दूसरे के रिलेटिव टर्म्स हैं। अगर किसी बॉडी के कोऑर्डिनेट में चेंजेस हो रहे हैं तो डेफिनेटली वो बॉडी कैसी है? मोशन में है। अगर किसी बॉडी के कोऑर्डिनेट्स में चेंजेस नहीं हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो बॉडी कैसी है? रेस्ट में है। लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि ये ऑब्जर्व कौन कर रहा है? ये जो चेंजेस हैं अगर वो किसी ऑब्जर्वर के या सराउंडिंग पोजीशन के रिस्पेक्ट में हो रहे हैं तो डेफिनेटली बॉडी मोशन में होगी, और अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंजेस या ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो वो बॉडी रेस्ट में होगी। तो ये हो सकता है सेम ऑब्जेक्ट कैन बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वन पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड स्टेट ऑफ मोशन व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द सम अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक ही बॉडी दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग कंडीशन में हो सकती है। एक ही बॉडी किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मोशन में हो सकती है जबकि दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो रेस्ट में हो सकती है। देखिए किस तरह से, अगर हम इस कार का एग्जांपल लें तो इस कार की बात अगर हम करें, अगर कोई पर्सन यहाँ पर बाहर खड़ा हुआ है, वो पर्सन, ये जो पर्सन है सपोज बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है, इस पर्सन के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो इस पर्सन की पोजीशन कैसी है? रेस्ट में विद रिस्पेक्ट टू दिस रोड। ये कार जिस रोड पर चल रही है इस रोड के रिस्पेक्ट में ये पर्सन की पोजीशन बिल्कुल फिक्स है। मतलब ये पर्सन इस कार रोड के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, जबकि ये जो कार है वो इस रोड के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रही है। तो डेफिनेटली इस पर्सन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर देखा जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये सारी की सारी कार और ये इसमें बैठे हुए पैसेंजर्स ये कैसे हैं? मोशन वाली कंडीशन में, है ना। ये बॉडी कैसी है? मोशन में है, क्योंकि इसने अपनी पोजीशन को फिक्स कर रखा है, इस पर्सन ने अपनी पोजीशन को फिक्स कर रखा है। तो ये इस कार को मोशन होता हुआ ऑब्जर्व कर पा रहा है, इस कार के कोऑर्डिनेट्स में होने वाले चेंजेस को ये ऑब्जर्व कर पा रहा है। लेकिन वहीं अगर हम इन पैसेंजर्स की बात करें जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बिल्कुल स्टेशनरी है, या मैं ऐसा कहूँ कि ये सारे पैसेंजर्स जो इस कार में बैठे हुए हैं इन सभी की वेलोसिटी या स्पीड बिल्कुल उतनी ही है जितनी इस कार की है। तो अगर हम इस कार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इन पर्टिकुलर पैसेंजर्स की पोजीशन का पता लगाएं तो हमेशा वो हमें एक ही पोजीशन पर नज़र आएंगे। बिल्कुल ये कार में जो जहाँ पर बैठा हुआ था वो वहीं पर बैठा हुआ मिलेगा। अभी सपोज़ ये ड्राइवर की सीट पर बैठे हुए हैं तो ये ड्राइवर की सीट पर ही बैठे होंगे। ये पीछे वाले लोग अगर एंजॉय करते हुए पीछे वाली सीट पर बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली ये पीछे वाली सीट पर ही बैठे हुए होंगे। तो कार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इन पैसेंजर की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो डेफिनेटली विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ कार दीज ऑल पैसेंजर्स आर इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट, है ना। ये सारे पैसेंजर्स क्या हैं? रेस्ट की पोजीशन में है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस ऑफ कार। लेकिन वहीं पर अगर इस पर्सन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जाए या इस रोड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जाए तो ये सारे पैसेंजर और कार जो है वो मोशन में है। तो देखा आपने कितना आसान है कि एक ही पर्टिकुलर बॉडी, वही कार, वही पैसेंजर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने की वजह से कभी मोशन में कहला रहे हैं और कभी काउंट हो रहे हैं रेस्ट कंडीशन में। we can say that car is in the state of motion with respect to frame of reference attached with the road. If the frame of reference is assumed to be attached with the passenger of car,
then from this frame of reference car is in the state of rest because car is not changing its position with respect to the passengers. इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं। अगर हम अर्थ की बात करें तो देखिए अर्थ हमें सभी को पता है, अर्थ मोशन कंडीशन में अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व भी हो रही है और अपने ही एक्सिस पर रोटेशन भी परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस अर्थ पर मौजूद जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो बिल्डिंग्स हों, पहाड़ हों, झरने हों, नदी हो, समंदर हों, पेड़ हों, वो सारे के सारे उसी स्पीड से मोशन कर रहे हैं जिस स्पीड से अर्थ मोशन कर रही है। ठीक है, तो ये जो मोशन है पूरा की पूरा ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा एक दूसरे के लिए, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर हम अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसके रिस्पेक्ट में देखें, उस सोलर सिस्टम के रेफरेंस में अगर इसको हम देखें, हम स्पेस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो हमें अर्थ जो है वो मोशन करती हुई नज़र आएगी। अर्थ पर प्लेस्ड ये सारे ऑब्जेक्ट मोशन करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन वहीं अगर हम इसको अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें, मतलब अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें, तो अर्थ पे मौजूद हमें ये सारी बिल्डिंग और स्ट्रक्चर कांस्टेंट नज़र आएंगे। क्यों? क्योंकि जिस स्पीड से अर्थ घूम रही है उसी स्पीड से ये भी मोशन कर रहे हैं। तो अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अर्थ पर मौजूद हर एक स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा, रेस्ट में होगा। लेकिन वहीं अगर हम अर्थ को स्पेस के जहाँ पर अर्थ जैसे और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, स्पेस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो उस वक्त हमें अर्थ मोशन में नज़र आएगी। सो वी कैन से ऑल द ऑब्जेक्ट्स केप्ट इनसाइड आवर रूम आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर हम अपने रूम में देखें तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, रेस्ट में। बिकॉज आवर ऑब्जर्वेशन आर विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड विद द रूम। ठीक है, क्योंकि हम हमारे रूम में प्लेस्ड जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमारे रूम का है, जो हमारा खुद का है, और क्योंकि हम खुद भी उसी पोजीशन पर हैं जहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। बट वी नो दैट अर्थ इज़ मूविंग एंड हैंस ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग वी आर इन द स्टेट ऑफ मोशन एंड व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द स्पेस। क्लियर? सो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सिलेक्शन ऑफ एक्सिस। सिलेक्शन ऑफ एक्सिस, अगर आप किसी पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पर जो 3 डायमेंशनल एक्सिस की हमने बात की, उस 3 डायमेंशनल एक्सिस का सिलेक्शन किस तरह से होगा। तो देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर अभी हमने कहा कि कोई बॉडी मोशन कर रही है और वो बॉडी का मोशन हो रहा है, ठीक है, उस बॉडी का मोशन हो रहा है, इट मीन्स कि वो बॉडी अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रही है। तो बिल्कुल उस पोजीशन में होने वाले जो चेंजेस को विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस हमें मेज़र करना है। तो सपोज़ ये कार है, ये कार मोशन कर रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, तो हम डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं कि आउट ऑफ द 3 एक्सिस बॉडी का जो मोशन है वो किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो रहा है। यहाँ पर सपोज़ इसको हमने एक एक्स एक्सिस मान लिया, डेफिनेटली इसी के परपेंडिकुलर दूसरा एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस होगा, और थर्ड एक्सिस होगा जेड एक्सिस होगा। इट मीन्स कि अगर हम किसी बॉडी के मोशन का एनालिसिस करना चाहते हैं तो उस मोशन को हम ज़्यादा अच्छा होगा कि किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में मान लें। उस मोशन को हम मान लें कि ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो रहा है, या वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो रहा है, या जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो इस केस में उस बॉडी में होने वाले जो कोऑर्डिनेट्स में चेंजेस हैं उसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए in particular frame of reference we need to select a set of axes, and the selection of axis and the origin is based on the situation. हम examples के थ्रू देख सकते हैं। if a particular particle or car moving along the straight line, then we can assume one of the 3 axes along the path and the origin somewhere on this direction of the motion. If x-axis is aligned with the straight line path of the particle, so when the particle moves then only x coordinate changes with the time. ठीक है, मतलब अगर ये बॉडी मूव कर रही है, ये कार मूव कर रही है, तो आप देख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस अभी भी ये 0 पोजीशन पर है, विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस अभी भी ये 0 पोजीशन पर है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ये मोशन कर रही है। इट मीन्स कि इसका जो एक्स वाई और जेड जो कोऑर्डिनेट थे, आउट ऑफ दैट ये इसमें सिर्फ एक्स एक्सिस में चेंजेस होंगे, जबकि वाई और जेड क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे।
तो डेफिनेटली इस तरह के कैलकुलेशन को बहुत आसानी से किया जा सकता है और बॉडी में होने वाले चेंजेस को भी आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। सो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की हम बात कर रहे हैं या फिर हम बात कर रहे हैं 3 डायमेंशनल एक्सिस सिस्टम्स की, तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं यहाँ पर कि ये जो 3 एक्सिस हैं, ये जो 3 एक्सिस हैं, इन 3 एक्सिस के बैकवर्ड साइड में भी एक्सटेंडेड एक्सिस हैं जो इनके नेगेटिव एक्सिस को डिफाइन कर रहे होते हैं। जैसे सपोज अगर मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, तो मैं अगर ओरिजिन से राइट साइड में चलूँगा तो डेफिनेटली ये क्या होगा, हमेशा ये होगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एक्सिस को डिफाइन करेगा। जबकि इसके बैकवर्ड साइड में ओरिजिन से इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ये हमेशा नेगेटिव को डिफाइन करेगा। तो इसी तरह से ये सारे एक्सिस जेड भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव को डिफाइन करेगा, जबकि अपवर्ड डायरेक्शन में ये पॉजिटिव को डिफाइन करेगा। ठीक है, इसी तरह से वाई एक्सिस भी देख सकते हैं, ये भी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, जबकि इसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा। तो हर एक्सिस जो है वो बेसिकली पेयर में है, पॉजिटिव और नेगेटिव के। हर एक्सिस की जो डायरेक्शन है बेसिकली ये एक डायमेंशन को शो कर रही है और ये डायमेंशन जो है वो पेयर में होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि सपोज़ ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर ओरिजिन से राइट हैंड साइड में जैसे जैसे मोशन होगा लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में, डेफिनेटली ये हमेशा कंसिडर किया जाएगा पॉजिटिव। जबकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जब मोशन होगा उसे कंसिडर किया जाएगा नेगेटिव। इसी तरह से अगर वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में अपवर्ड डायरेक्शन में अगर मोशन को हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हमेशा कैलकुलेट होगा पॉजिटिव, जबकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको मेज़र किया जाएगा हमेशा नेगेटिव। तो इस तरह से एक्सिस का कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शंस के फॉर्म में भी किया जाता है। सो आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर था और बड़ा आसान था। उम्मीद है आपको अगर किसी तरह का कोई डाउट होगा तो डेफिनेटली आप इस लेक्चर को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर देखेंगे। और इसके अलावा भी अगर कोई डाउट आता है सो श्योरली यू कैन व्हाट्सअप टू मी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सामने जो फेज़ आइकॉन दिख रहा है, प्लीज़ इस फेज़ आइकॉन पे क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले लेक्चर्स आप तक आसानी से जल्द पहुंच सकें। थैंक्स अगेन।